कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीज में। तो महासीज की इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इसका फर्स्ट चैप्टर पहले करा जा चुका है। अब आज हम सेकंड चैप्टर लेते हैं और सेकंड चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, ये चैप्टर प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सॉरी दोस्तों, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आपको इस चैप्टर की शुरुआत में बता देता हूँ कि इस चैप्टर से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे प्रीलिम्स में, विशेषकर क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे भी आने वाले चैप्टर वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो भौतिक विभाजन या भौतिक स्वरूप है, इसके बारे में, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको बताऊंगा कि सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है नॉर्मल, यह आपको पढ़ लेना है नॉर्मल। इसके बाद शुरुआत हम यहाँ से करते हैं दोस्तों, शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये तो पूरा इंट्रोडक्शन है कि किस प्रकार, मतलब इंडिया की जो स्थिति है या इंडिया की जो इस्तेला करती हैं, इंडिया में कौन कौन सी इस्तेला करती हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ। जैसे इसमें दे रखा है पर्वतीय क्षेत्र वाला, फिर घाटियाँ दे रखी है, फिर मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रखा है, ये तो आपको नॉर्मल पढ़ लेना है वैसे भी, और आगे भी बताएंगे इसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो आपको नॉर्मल पढ़ लेना है, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो इसमें दे रखा क्या है कि भारत एक विशाल भूभाग है। ये बिल्कुल बात सही है, भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। आपको पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको मैं बगल में बता दूंगा क्या क्या काम की चीज़ है इसमें, ठीक है। तो भारत एक विशाल भूभाग है और इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों में हुआ है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका निर्माण आज ही नहीं हुआ, हम जिस भारत को आज देख रहे हैं इसका निर्माण अभी नहीं हुआ है, कितने हजार सालों लगे हैं उसके बाद निर्माण हुआ है। तो कहने का मतलब है, भारत का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर जो पर्वत हैं, पठारी एरिया, तटीय क्षेत्र है, सभी भौगोलिक क्षेत्र है या भौगोलिक भूभाग है, ये सभी आज की दृश्य जो इस्तेला करती हैं आज की नहीं है, ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है। तो ये चीज़ बताया इसमें। इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है और भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य क्रियाएं हुई हैं। ये बात तो हमने समझ ली कि अब ये क्या बोलते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इनके बारे में तो आपने पता है, लेकिन इसके अलावा भी कई क्रियाएं हुई हैं और उन क्रियाओं में नाम बता रखा है इसमें क्या क्या है। तो इन क्रियाओं में क्या क्या दे रखा है देखो, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण और संशोधन किया जाता है। तो ये बताया है। अब देखो इनको थोड़ा सा हम बता ही देते हैं आपको, अपक्षय होता क्या है। पहली बात अपक्षय, दूसरा क्या दे रखा है, अपर्दन, और तीसरा क्या दे रखा है, निक्षेपण, ठीक है। ये तीन चीज़ें दे रखी है। अब आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ। अपक्षय होता है किसी चीज़ का टूटना, जैसे चट्टानों का टूटना, एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं चट्टानों का टूटना। ये तो क्या है, अपक्ष की घटना है। चट्टानें टूटती हैं तो अपक्ष घटना का कारण, ठीक है। अब बात करते हैं अपर्दन। अपर्दन का बात है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक निक्षेपण को ले जाना। जैसे ये चट्टान टूटी है, अब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे जल के द्वारा, जैसे वायु के द्वारा, जैसे पानी के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, इसी प्रकार हिमपात के द्वारा। हिमपात का मतलब यहाँ पे जैसे मतलब बर्फ जमी हुई है, वहाँ अपशिष्ट है, तो ये पिघल कर पानी बनेगा, पानी बनेगा तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचेगी। तो अपर्दन की क्रिया के कारण हुई। और जब अपर्दन और अपक्षय दोनों क्रिया मिल जाएं तो उसे निक्षेपण क्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भू आकृति को आज देख रहे हैं या आज की घटनाएं नहीं है, इसके अलावा कई चीज़ें और घटनाएं भी होती हैं, जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। तब जाके हम उच्चावचों की जो निर्माण है उसको, ये क्या है, ये तीनों घटनाएं क्या बाद में फिर उच्चावचों के निर्माण को संशोधन करती हैं। इनके कारण भी संशोधन हुआ है, मतलब इनमें परिवर्तन हुआ है। ये मेन बात ये है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्रमाणों के आधार पर सिद्धांतों की सहायता से भूवक भूगर्भिक शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण में व्याख्या करने की कोशिश की। ठीक है, अब देखो, अब हमने इतनी चीज देखी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भूगर्भिक शास्त्री आए तो उन्होंने भौतिक आकृतियों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों में विभाजित किया और उन्होंने कई सिद्धांत दिए। सिद्धांत का मतलब है कि उन्होंने थ्योरी दी। कौन कौन सी थ्योरी दी? तो इनमें दो थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण थी दोस्तों। एक थी प्लेट विवर्तन की और एक थी क्या बोलते हैं वेगनर का सिद्धांत। वो तो बाद में पढ़ेंगे हम 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत होता क्या है, इसमें बता भी रखा है कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ऊपर प्रॉपर्टी 7 और कुछ छोटे मतलब प्लेटों में बनी हुई है। ये सिद्धांत है, इसमें बताया कि जो पृथ्वी है 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटों के द्वारा बनाई गई है पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को, ये बताया। और प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय सेलों में दबाव उत्पन्न होता है और इसके परिणाम स्वरूप बलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। अब देखो, अब आपको देखो, इन पूरा हमने जो भी पैराग्राफ पढ़ा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ बताई देखो। अब आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ बताई है कि सबसे पहले बताई है कि जो भारतीय भूभाग है, भारतीय भूभाग जो है वो क्या है? विभिन्न भूगर्भिक या भूगर्भीय कालों के दौरान क्या क्या घटना हुई है? जैसे अपक्षय हुआ है, अपर्दन हुए है और इसके अलावा निक्षेपण हुआ है। इन सभी की क्रियाएं हुई हैं। ठीक है, और उन्हीं का क्या है? परिणाम है। उन्हीं के परिणाम के कारण हुआ है जो हमारे भारत की स्थला करती है, जो भी भूभाग है, इनके कारण हुआ है। ठीक है, पहली बात तो इसमें इस पैराग्राफ में तो ये बताई। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ में इसमें क्या बताइए, जो ऊपर वाला पैराग्राफ में इसमें क्या चीज़ बताई। अब देखो ये क्या देता है। तो इसमें बताया है कौन सा सिद्धांत? तो इसमें बताया है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अभी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या आखिरकार? दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बताया गया है कि प्लेटों की जो गति है, गति का आधार जो है, आधार पर जो वर्तमान जो भौतिक स्वरूप जो है को समझा जा सकता है। और वो उसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि प्लेटें जो हैं गति करती है और इन गति के कारण क्या है, बाहर क्या क्या होता है, क्या क्या घटना होती है? ज्वालामुखी होती है, बलन होता है, भ्रंशीकरण की क्रिया होती है। तो ये चीज़ बताई पहली बात। ठीक है, अब इसके अलावा जो ये नीचे दे रखी हैं प्लेटें, ये प्लेट आपको ध्यान रखनी है। देखो, ये प्लेट दे रखी है अभिसारी और ये दे रखी है रूपांतर और ये दे रखी है अपसारी। ये आगे आएंगी पैराग्राफ में काम, फिर आपको बताएंगे इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद देखो आप क्या करना है। देखो, इसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि सामान्य तौर पर प्लेटों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? देखो, इसमें दे भी रखा है कि कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं जिन्हें अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। अभिसारित, अब देखो आप यहाँ देख लो, अभिसारित प्लेटों का निर्माण करती है। पहली प्लेट के बारे में बताइए, एक दूसरे के नज़दीक आती है, बिल्कुल आ रही नज़दीक, आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ रही है। और जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं जिन्हें अपसारित, ये तो नज़दीक आ रही थी जबकि ये विपरीत दिशा में जा रही है, आपस में विपरीत दिशा में, तो इसे अपसारित प्लेटें कहते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तो ये टूट जाती हैं या प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जल जाती हैं। कभी कभी एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। अब एक दूसरे के क्षैतिज भी कर सकती हैं और ये क्या करती है? रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करती है। ये तो इसमें बता दिया गया। इसके बाद बताया है कि भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों के प्रभावित हुआ है। ये ऐसी बात नहीं है कि ये संसार में और जगह हुआ है,
भारत में भी जो विकास हुआ है इसी प्रकार की प्लेटों के द्वारा ही हुआ है। अब आप इसको जो मैप दे रखा है इसको एक सरसरी निगाह से देख लो एक बार। कौन कौन सी 7 प्लेटें हैं जिन्हें हम अभी अभी बात कर रहे थे। देखो, यूरेशियम प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, यूरेशिया प्लेट, उसके बाद प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो देखो ये सभी प्लेटें हैं और इन्हीं के बारे में बताया गया अभी। और सबसे बड़ी बात होती है कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत आगे भी काम आएगा। आपको इतना समझना है कि प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से बाहर जो क्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं, उन्हीं के कारण होती है। ये नॉर्मल चीज़ समझ लेनी है। अब इसके बाद ये पैराग्राफ वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, ये बॉक्स दे रखा है। अब बॉक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, इनको आपको पढ़ना है दोस्तों। देखो क्या दे रखा है बॉक्स में, कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र जो है प्लेटों के किनारे स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेटें अंदर भी पाई जाती हैं। अब ये बता रहा है कि जो विश्व की जो ज्वालामुखी घटनाएं, जो भी भूकंपीय घटनाएं होती हैं, वो प्लेटें जहाँ स्थित होती हैं वहाँ पर ज़्यादा होती हैं। तो ये जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, ये वाला देखो, ये वाला प्रशांत प्लेट है। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये जापान के बगल में, तो जापान के बगल में होने के कारण प्लेट की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर भूकंपीय घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको नॉर्मल सा। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अब आगे की बात करते हैं। तो इससे आगे की बात करते हैं तो ये सबसे पहले बात क्या हुई है कि सबसे प्राचीन भूभाग था, पहले क्या था, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं या प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, गोंडवाना लैंड की भूमि थी का एक हिस्सा था। अब गोंडवाना लैंड की जो भूमि या गोंडवाना भूभाग था वो विशाल था। कौन कौन से क्षेत्र आते थे इसमें, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका और अटलांटिक क्षेत्र आते थे। अब देखो, अभी हमने क्या बताया यहाँ पे, तो देखो सबसे बड़ी बात है, एक था गोंडवाना, गोंडवाना लैंड की भूमि थी, ठीक है। अब गोंडवाना लैंड की भूमि में आते कौन कौन सी जगह थी, इसमें क्या कहा आता था, एक तो आता था इसमें भारत, ठीक है, दूसरा आता था इसमें ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और तीसरा आता दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका आता था। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका आता था। यहाँ आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तभी आपको चीज़ समझ में आएंगी। फिर आता था एक अंटार्कटिक, ये सभी क्षेत्र आते थे, ठीक है, गोंडवाना भूमि में, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं, पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते थोड़ा सा, कि भू प्रॉपर्टी के अनेक टुकड़े विभाजित कर दिया गया था और भारत ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट हैं गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी, ठीक है। यह आपको नॉर्मल चीज़ें बता दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप प्लेट जो है अधिक विशाल प्लेट यूरेशियम प्लेट से टकराई और इस टकराव के कारण दो प्लेटों के बीच एक क्या हुआ, तैतीस सागर की भूसन्नति प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब दो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, दो प्लेट, जैसे मान ली ये प्लेट और ये प्लेट, ये दोनों टकराई और टकरा कर क्या है, यहाँ पे कोई मान ले एक प्रकार से तैतीस सागर की भूसन्नति प्राप्त हुई। मतलब इनसे टकराने से ऊपरी भाग हो गया है, ऊपरी भाग मतलब उठ के ऊपर आ गया। तो भूसन्नति की जो घटना हुई थी वो तैतीस सागर में हुई थी। तो इस प्रकार यहाँ तैतीस सागर बन गया, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। और इस भूसन्नति के कारण क्या हुआ कि अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया के पर्वतीय श्रीलंका के रूप में विकसित हो गई। अब जो ये टकराई थी भूसन्नति के रूप में, तैतीस सागर बना था, तो ये ऊपर की ओर उभर कर आया और ये उभर के आया तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एशिया का पर्वतीय श्रृंखला वाला क्षेत्र और हिमालय उभर कर आया। तो कहने का मतलब है, हमने एक बताया कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ने किस प्रकार काम किया। आगे हम बात करते हैं गोंडवाना भूमि की। तो ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पेंजिया दक्षिणी भाग है और उत्तरी भाग इसका क्या था, अंगारा लैंड। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, दो भागों में था ये, क्या क्या, कौन से भागों में था, तो ये दो भागों में था, ठीक है। अब दो भागों में कौन कौन से में था, एक था उत्तरी भाग, ठीक है, एक था उत्तरी भाग और एक था दक्षिणी भाग। और उत्तरी भाग में क्या था, तो दोस्तों उत्तरी भाग में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर था अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड। और अंगारा लैंड में क्या क्या आता था, अंगारा लैंड में दोस्तों यहाँ पर आता थी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दोस्तों यूरेशिया,
ये तो आता था उत्तरी भाग में, और दक्षिणी भाग में कौन कौन से आते थे दोस्तों, तो आपको बताता हूँ जानकारी के लिए। गोंडवाना भूमि आती थी। अब गोंडवाना भूमि में ना अभी आपको पहले ही बताया था, तो इसमें क्या कहा था, दक्षिणी अमेरिका आती थी। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के बाद अफ्रीका आता था, अफ्रीका के बाद भारत आता था, भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया आता था। ये सब इसमें आते थे। ठीक है, ये आपको समझ लेनी नॉर्मल चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आता था। तो ये आपको बता दिया मैंने, दो भागों में विभाजित था। और ये आपको भी समझ लेनी है, ऐसी बात नहीं है, आप पढ़ेंगे तो इसमें से चीज़ समझ जाएंगे। ये तो आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये बता दिया। फिर बताया कि इसमें तैतीस सागर से हिमालय के रूप में उभर कर उठने लगी और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने लगी। परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। अभी पूरे उसके यहाँ के पूरे स्थलाकृतियों के बारे में बता रहा है। तैतीस सागर किस प्रकार मतलब कैसा था, भूषण नदी हुई, किस प्रकार तैतीस सागर के बाद में किस प्रकार धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, जिसकी वजह से हिमालय बना, दूसरी ओर पठारी क्षेत्र बना, तीसरी ओर मतलब जैसे प्रायद्वीपीय पठार बना, वो सब चीज़ें बताइए इसमें। ठीक है, समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों का अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। फिर बता रहे हैं कि धीरे धीरे किस प्रकार ये भर गया, जिसके कारण क्या बोलते हैं, एक विस्तृत भूभाग भारत के लिए उत्तरी भाग के रूप में विकसित हुआ। और उत्तरी भाग में विकसित हो गया जो, तो बात ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि देखो, उसके बाद ये पूरी चीज घटनाएं बता रहे हैं कि किस प्रकार आगे की बात करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम इसको देखते हैं आगे। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि भारत भूमि बहुत अधिक भौतिक विभाजित है, मतलब भौतिक विभिन्नताओं वाली है। कि किस प्रकार एक जगह हम देखते हैं कि पठारी क्षेत्र है, दूसरी जगह हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तीसरी ओर देखते हैं कि हिमालय वाला क्षेत्र है। तो किस प्रकार भौतिक विभिन्नता है यहाँ पे, यहाँ पर देखने के लिए बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी मिल रही है। भौगोलिक रूप से भी देखते हैं तो हम यहाँ पर भौगोलिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ। इसके अलावा भौगोलिक के अलावा हम भू सांस्कृतिक देखते हैं, भू नस्ल वाले लोग देखते हैं। इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा है। अभी हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक रूप से हम बात कर रहे हैं कि भौतिक स्वरूप में किस प्रकार बनने, तो यहाँ पर हम इस बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भूगर्भिक तौर पर हम देखते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम क्या है, भाग है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे प्राचीन वाला भाग है, वो कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे। प्रीलिम्स में फैक्ट बता रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे करके। तो आपसे कथन कथन दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, आपको दे देंगे कि प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का क्या है, प्राचीनतम भाग है। ठीक है, ये आपको एक कथन दे दिया, अगला कोई दूसरा कथन दे देगा और आपसे पूछे कथन बताइए कौन कौन से सही है। तो ऐसे करके प्रीलिम्स में फैक्ट आते हैं दोस्तों, और ये सीधे आपको एनसीईआरटी से मिलते हैं। तो आप लाइन को इसलिए बता रहा हूँ आपको इसी बार बार। ठीक है, और इस भूमि में बहुत अधिक स्थिर भाग हैं, परंतु हाल ही में भूकंप आए जिसकी वजह से सबूत थे जो सब मिट गए। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में स्थलाकृतियाँ बनी भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है। भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार पर्वतीय जो इलाका है हिमालय वाला, वो अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। अब देखो अगला फैक्ट दे देंगे कि हिमालय क्या युवा या पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र है या स्थलाकृति वाला क्षेत्र है, तो ये ऐसे करके पूछ लेंगे। फिर आगे बता दिया पूरा कि जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेजी बहने वाली नदियां भी शामिल है। और उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप भी बने हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है आग्नेय रूपांतरित स्थलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां और चौड़ी घाटियों वाली है। तो ये पूरी चीज़ बता दी किस प्रकार हिमालय से लेकर पठार तक, प्रायद्वीपीय पठार तक, प्रायद्वीपीय पठार में किससे बना है ये भी बता दिया। इसके बाद ये भी बता दिया कि हिमालय के बारे में कि युवा स्थला करती है। तो कहने का मतलब है छोटे छोटे पैराग्राफ है ना, आपको एक एक लाइन काम की चीज़ है दोस्तों। आपको एक एक लाइन को सर से निगाह से पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, और उसके पढ़ लेने के बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको एक एक लाइन, इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि आपको बताऊंगा मैं किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं अभी तक, और इसी चैप्टर से कई क्वेश्चन मिलेंगे। बट यह है कि आपको समझने का तरीका होना चाहिए।
क्वेश्चन को समझने का तरीका यदि आपने सीख लिया तो आप क्वेश्चन आराम से हैंडल कर देंगे। अब देखो, मुख्य भौगोलिक वितरण किस प्रकार है भारत का, तो दोस्तों आपको भी पता है। देखो, ये बता भी दिया, हिमालय पर्वत श्रृंखला वाला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमने 6 भागों में बांट दिया। भारत को भौतिक जो वितरण है वो 6 भागों में बांटा है, और एक एक को हम बारीकी से पढ़ेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन आपको काम आएंगे। जो इसमें जो फैक्ट है वो किस प्रकार काम आएंगे आपको प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों तरफ से। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों हिमालय की। अब देखो, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा और बनावट दृष्टि से बलित पर्वत श्रृंखला है। और पहला फैक्ट देख लो आप प्रीलिम्स का, क्या प्रीलिम्स का पहला कि पहली बात तो ये युवा है। ठीक है, और बनावट की दृष्टि से क्या सा है, बलित पर्वत, युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी, हिमालय। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट ध्यान रखना। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मतलब विस्तार पूछ लेगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन निकाल देगा वो कि पश्चिमी पूर्व दिशा में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यंत असम अवरोधों का वाला है। मतलब हिमालय में ऐसे नहीं है कि एक जगह, हिमालय बहुत बड़ा फैला हुआ है। और बता भी रखा है इसमें कि 2400 किलोमीटर की तो लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों, 2400 किलोमीटर, तो इसकी लंबाई दे रखी है। ठीक है, यहाँ आपको फैक्ट ध्यान रखना। ठीक है, और अर्धवृत्त का निर्माण करता है और उसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 4000 किलोमीटर से अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की है। तो उसकी चौड़ाई में भी अंतर है, कहीं पर तो ये बहुत सकड़ा है, कहीं पर बहुत चौड़ा है। हिमालय की बात कर रहे हैं। और पश्चिम, फिर इसमें आपको मैप भी बताऊंगा, आगे देखते हैं। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है, पश्चिम की ज़्यादा, पूर्व में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बताया दोस्तों, क्या बताया दोस्तों, फिर उसके बाद बताया है इसमें कि पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा है और इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत बड़ी घाटियां भी हैं। तो देखो, हिमालय को 3 भागों में बांटा है, कौन कौन से में बांटा है दोस्तों, तो हम बात करते हैं सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को जिसे महान या आंतरिक भाग कहते हैं, तो हिमालय को 3 भागों में बांटा। पहली बात तो पहला कौन सा बांटा है दोस्तों, तो पहला बांटा है, इसमें देखो, इसमें लिख भी रहा है आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। ठीक है, अब आंतरिक हिमालय जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषता है, देखो इनको लिख लो आप ऐसे नॉर्मल करके कि सबसे अधिक संतृप्त श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है, संतत श्रृंखला है, लगातार कहने का मतलब, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सबसे ऊंचे शिखर हैं। कितने, 6000 मीटर ऊंचाई वाले क्या हैं, शिखर हैं। ठीक है, अब इसमें फिर ये शिखर दे दीजिए हिमालय के कुछ। माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848, ये विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, पहली बात तो ध्यान रखनी। इसके बाद आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी है क्रम वाइज कि नामचा बरुआ पर्वत कहाँ पे है, और ये क्वेश्चन भी आएगा बाद में। नंदा देवी, ये पूछ लेंगे। फिर पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ पे, किसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब क्रम से पूछ लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ तो आपको नॉर्मल चीज़ें ध्यान रखनी है, और विशेषकर पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऊंचाई को लेकर के। और अब ऐसी बात नहीं कि मेंस प्री में भी क्वेश्चन, जो यूपीएससी ये भी क्वेश्चन कर सकती है, लगातार पूछ लेगी, बताइए, मतलब ऐसे दे देगी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, इनका क्रम बताओ, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऐसे कर क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकती है। उसके बाद अगली बात करते हैं महान हिमालय की। हमने अभी बात किसकी की थी, आंतरिक हिमालय हिमाद्री की। दूसरी बात करते हैं महान हिमालय की। तो ये बलय प्रकृति का असममित हिमालय के इस भाग में क्रोड ग्रेनाइट बना हुआ है। कहने का मतलब है इसमें क्या, ग्रेनाइट का बना हुआ है। कौन सा, महान हिमालय। ठीक है, ग्रेनाइट का बना हुआ है, और श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी होती है, जिसमें बहुत सी हिमानियाँ प्रभावित भी होती हैं। अब आग बातें करते हैं हम लास्ट में तीसरे हिमालय की। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है सबसे
असम है, एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन से? हिमाचल या निम्न हिमालय, तीसरा वाला जो है ये है। अब इसमें देखो, इन श्रृंखलाओं की जो निर्माण मुख्य रूप से क्या करते हैं, अत्यधिक संपीड़ित परिवर्तित शैलों से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 3700, कितनी दोस्तों? 3700 से 4000, कितनी? 3700 से 4-4.5 हजार मीटर की ऊंचाई है और चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण इसकी क्या बोलते हैं श्रृंखलाएं। किस में ये बात कर रहे हैं हम? तो ये बात कर रहे हैं हिमाचल हिमालय की। किस में? तो हिमाचल हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं देखो हिमाचल हिमालय में, देखो पीर पंजाल सबसे लंबी है और महत्वपूर्ण है, फिर धौलाधर है, फिर महाभारत है। ये कौन से हिमालय में पाई जाती हैं? तो ये हिमाचल वाले हम या निम्न हिमालय में पाई जाती है। और इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटियाँ भी हैं। हिमाचल में कांगड़ा कुल्लू घाटियाँ भी स्थित हैं और पहाड़ी क्षेत्र भी स्थित है। तो कहने का मतलब है तीनों हिमालय की हमने बात की थी यहाँ पे। अभी हमने पहली बात की थी दोस्तों, ऐसे नॉर्मल चीज़ों को ध्यान रखें, आंतरिक हिमालय की बात की थी। किसकी बात की थी हमने पहली बात की थी हमने आंतरिक हिमालय की, ठीक है, ये रहा पहला। दूसरा बात की थी हमने महान हिमालय की, और तीसरी बात की हिमाद्री या फिर निम्न हिमालय या फिर हिमाचल वाले हिमालय की। और हिमाचल वाले हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं थी? पर्वत श्रृंखलाएं थी इसमें पीर पंजाल को, और ये पीर पंजाल जो थी ये सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला थी। उसके बाद धौलाधर, महाभारत, ये सभी क्या श्रृंखलाएं थी, पर्वत श्रृंखलाएं थी। और कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा। तो कहने का मतलब है कौन कौन सी श्रृंखलाएं कितने भागों में बांटा है हिमालय को, ये आपको देख लेना है। अब इसके बाद आपको मैप का एक बार मैप देख लेना है। तो देखो दोस्तों, ये जो दो मैप दे रखे हैं ना, एक बार ये और दूसरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैप है दोस्तों, ये आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे हमने किस प्रकार हिमालय को 3 भागों में बांटा था। अभी हमने बांटा था हिमालय को 3 भागों में। पहला कौन सा हिमालय था एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला था आंतरिक हिमालय, कितने भागों में बांटा था? 3 में। पहला दे रखा था आंतरिक हिमालय, ठीक है, आंतरिक हिमालय वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद बताया दोस्तों इसमें कौन सा वाला हिमालय का बाद, उसके बाद था महान हिमालय, ठीक है, दूसरा था महान हिमालय, और तीसरा था निम्न हिमालय। निम्न हिमालय तो हमने 3 भागों में बांटा, और 3 भागों में ये पूरा जो हिमालय ये वाला क्षेत्र पूरा बांटा था हमने, ठीक है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और साथ में ये ध्यान रखनी कि इन तीनों में हमने बंटवारा किया है, तीनों हिमालय में जब हमने बांटा है तो किस प्रकार हमने जो भी बांटा है, किस प्रकार कौन कौन सी श्रृंखला पाई जाती थी। जैसे लद्दाख जास्कर दे रखा है, काराकोरम दर्रा दे रखा है, बारलाचा दे रखा है, सिपली दर्रा दे रखा है। कौन कौन सी ये, जैसे धौलाधीर, नंदा देवी, अन्नपूर्णिमा, कौन कौन से हिमालय में। आगे हम नदियों के आधार पर भी विभाजन करेंगे इनका, तो वहाँ पर भी काम आएगा। और पिछली 2022 की जो एग्ज़ाम लगी थी प्री, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था यहीं से लेके, इसलिए आपको इतना जोर दे रहा हूँ दोस्तों। अब ये वाला जो चैप्टर ये जो वाला ये है, ये मैप बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। ये मैप इतना महत्वपूर्ण है कि देखो पूरे भौगोलिक वितरण है पूरे इंडिया का, उसको बताया है इसमें। देखो एक बात हम करते हैं, पूर्वी पश्चिमी दोनों जहाँ मिलती हैं कौन सी क्या बोलते हैं पहाड़ी है, तो वहाँ नीलगिरी की पहाड़ी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है वहाँ नीलगिरी की पहाड़ी है। इधर हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत, इधर सतपुड़ा, इधर महादेव की पहाड़ी है, इधर देखो गारो खांसी पहाड़ियाँ, इधर देख लो हिमालय में पूरी आपने पहले भी देख रखा है। यहाँ देख लो ये पूरी नदियाँ दे रखी है, सिंधु घाटी का जो क्या बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र है, फिर ये गंगा वाला है, फिर ये ब्रह्मपुत्र वाला है, फिर ये देखो कोरोमंडल है, उत्तरी सरकार है, कोरोन क्या बोलते हैं कोंकण है। इस प्रकार देख लो यहाँ माही नदी बह रही है। तो कहने का मतलब है यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है इंडिया की पूरा बताया गया है, और इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हमने बात की थी इसके आधार पर, अब बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। और हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है शिवालिक हिमालय, कौन सी दोस्तों बाहरी श्रृंखला कौन सी है, जिसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय, जिसकी चौड़ाई दे रखी है
10 से 50 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई है 900 से 1100 किलोमीटर। ठीक है, ये तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों चीज़ दे रखी है। अब बात करते हैं हम दोस्तों आगे की। तो ये श्रृंखला उत्तर में स्थित है मुख्य हिमालय। उत्तर में स्थित कौन सा? मुख्य हिमालय। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, आगे बात करते हैं और आराम से चीज़ों को समझते हैं। फिर ये पूरी चीज़ बता दी, ठीक है, और फिर आगे बात करते हैं। फिर ये बता रखा है कि ये घाटियाँ बजरी और जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी हुई हैं। कौन सी? ये शिवालिक हिमालय की जो घाटियाँ हैं, और इनमें निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में लंबवत घाटियाँ दून भी हैं। जैसे देहरादून की बात करते हैं, कोटली दून की बात करते हैं, पाटली दून की बात करते हैं। तो ये चीज़ बताइए। इसके अतिरिक्त मेन चीज़ अब आई दोस्तों, और यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा था 2022 में, कि नदियों के आधार पर भी हिमालय का विभाजन किया है, और वो आपको बता देंगे। तो आपको पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद और चीज़ें भी बताएंगे एक्स्ट्रा। तो उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब की ओर स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया है। ये हमने पूरा विभाजित किया था, ये तो उत्तर से और दक्षिण के रूप में था। किस प्रकार है? उत्तर से और दक्षिण के बीच। अब हम कर रहे हैं, हम पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूरब की ओर। अब आगे की बात करेंगे। जो हमने उत्तर से दक्षिण की थी, ये जो पूरे भाग बात की थी, शिवालिक वगैरह जो भी हिमालय थे। अब हम करेंगे पश्चिम से पूरब की ओर की बात। इन वर्गीकरणों में नदी घाटियों के आधार पर समझाया गया है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के आधार के बीच को हिमालय को, कौन कौन सी नदी? सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम जानते हैं, लेकिन पश्चिम से पूरब की तरह क्रम से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। वो भी बात बता दी। सतलज और काली के बीच के हिमालय को हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। उसके बाद है काली और तिस्का के बीच के बाद नेपाल हिमालय, तिस्का और दियांग के बीच में असम हिमालय। तो ऐसे ये हिमालय का विभाजन किया है। अब देखो, अब आपको बता देता हूँ क्या बात करते हैं हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन। तो दोस्तों देखो इसमें क्या क्या बताया है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अभी हमने बात कर रहे हैं प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार किया है। तो पहला किया हम दोस्तों कश्मीर हिमालय, और कश्मीर हिमालय में दोस्तों हमने कौन कौन सी नदी थी? सिंधु प्लस सतलज, या सतलुज कुछ भी कह सकते हैं, ये नदी थी। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं कुमाऊं हिमालय की। ठीक है, और कुमाऊं हिमालय में कौन सी नदी थी? तो सतलज या सतलुज एवं काली नदी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तीसरी बात कर रहे हैं यहीं पे लिख देता हूँ मैं तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, नेपाल हिमालय। कौन सा है दोस्तों? नेपाल हिमालय। और इसमें बात कर रहे हैं हम काली और तिस्ता की, इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है। चौथी हम बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल वाला भाग की। अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है जैसे अरुणाचल, इसमें कौन कौन सी है? तिस्ता और दिहांग। फिर हम बात करते हैं आगे पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र की। तो पूर्वोत्तर में दोस्तों पूर्वोत्तर हिमालय की बात करेंगे। तो इस प्रकार नदियों के आधार पर भी प्रादेशिक विभाजन किया है हमने, और वही चीज़ आप बताई कौन कौन सी नदियों के कौन कौन से क्षेत्र। लेकिन क्वेश्चन जो 2022 में आया था वो क्वेश्चन ऐसे करके नहीं आया था। क्वेश्चन में दे रखा था, चोटियाँ दे रखी थी और हिमालय दे रखे थे, कौन सी चोटियों में कौन सा हिमालय है। तो वो भी चीज़ आपने पहले भी पढ़ी थी, उसी के आधार पर उसका आंसर निकालना था। वो आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र हिमालय सबसे पूर्वी सीमा पर बनाती हैं, जिसे हम दियांग गार्ज बाद में दक्षिणी हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और एक तीखी मोड़ बनाते हैं, भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। और पूर्वोच्चल में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो वो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, और इन पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है और मजबूत बलुआ पत्थर और अवसादी शैल बनाती हैं।
इसके बाद बात करते हैं पूर्वोत्तर में कौन कौन सी। देखो तो पूर्वोत्तर में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। अब देखो आपको मानचित्र बताता हूँ। देखो ये ना, ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ की बात कर रहे हैं हम। इसमें देने लिखा वैसे, ये वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने हिमालय के बारे में बात की थी। अब दोस्तों हम उत्तरी मैदान की बात करेंगे, क्योंकि हमने जो इंडिया का भौतिक स्वरूप को बांटा था वो 6 भागों में बांटा था। पहला हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों उत्तरी मैदान की। अब देखो दोस्तों, अब उत्तरी मैदान की बात करते हैं हम। तो देखो उत्तरी मैदान 3 नदी प्रणालियाँ, जो प्रणालियाँ हैं नदी प्रणालियाँ, उनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की है। इन नदियों में हमने बांटा है किसको? उत्तरी मैदान को। और इसकी सहायक नदियाँ, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। कौन सा? ये उत्तरी मैदान। ठीक है, और लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बड़े बेसिन जलोढ़ों का निक्षेप है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, प्रीलिम्स का फैक्ट बताता हूँ कि लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिसके कारण इसका उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। तो कौन सा क्षेत्र है वो? उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान के बारे में कोई भी फैक्ट दे देगा आपको प्रीलिम्स में और आपको पूछ लेगा, तो ऐसा फैक्ट दे सकता है उठा के, सीधा पूछ सकता है आपसे। फिर इसका विस्तार बताया है। तो देखो विस्तार दे रखा है 7 लाख पर किलोमीटर क्षेत्र में। मैदान 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण है। पर्याप्त पानी है यहाँ पे। अनुकूल जलवायु है। कृषि की उपलब्धता है। तो सब चीज़ें यहाँ उत्तरी मैदान में, क्योंकि जलोढ़ वाला क्षेत्र है। जलोढ़ बोले तो नदियों द्वारा लाई गई मृदा। तो वहाँ पर क्या कृषि बच्चों की, पानी भी अच्छा है, नदी भी वाला, सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद बता रखा है, ये दे रखा है एक ब्रैकेट है, इसमें दे रखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के में स्थित मझोली विश्व का सबसे बड़ा नदी है द्वीप है। कौन सा? माजुली। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। ठीक है, अब बात आगे करते हैं हम बात दोस्तों कि उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदी निक्षेपण के कारण लगी होती है। नदी के निक्षेपण भाग में ढाल के काम के कारण नदी की जो है गति धीमी हो जाती है। अब इसके बारे में आगे की बातें कर रहे हैं कि किस प्रकार नदियाँ आती हैं, किस प्रकार पानी लाती हैं, दोआब का निर्माण करती हैं, नदियाँ किस प्रकार धीमी पड़ जाती हैं। तो वो चीज़ बताइए इसमें, नॉर्मल चीज़ें। उसके बाद बताया दोआब के बारे में। ये ब्रैकेट में चीज़ दे रखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। बार बार बोल रहा हूँ आपसे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मत भूलिए आप, इनको जानिए पहले। कि दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। किसका? दोआब का अर्थ है दो नदियाँ बह रही हैं, उसका बीच का जो भाग है दोआब कहलाता है। दो मतलब दो और आब मतलब पानी। इस प्रकार पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज और आब। तो 5 नदियाँ वहाँ पर, इसलिए उसे पंजाब रखा गया है। और जो चीज़ें बताई मैंने अभी उत्तरी मैदान के बारे में, ये तो आपको नॉर्मल चीज़ें कर लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे फैक्ट बहुत आए प्री में, और आपको नॉलेज के लिए भी होने चाहिए। आप क्वेश्चन कहीं भी कर रहे हो तो आप दर्शा सकते हैं मानचित्र के द्वारा कि यहाँ उत्तरी मैदान है, यहाँ पठारी भाग है, यहाँ हिमालय वगैरह वगैरह। ऐसे ऐसे बनाया, जैसे मान लो ये चित्र बताया, बता दिया पश्चिमी पूर्वी घाट, ऐसे करके दे दिया। तो ये ऐसे बनानी है, मुझे पता भी आ नहीं रहा वैसे, कोशिश करूँगा मैं भी ऐसे करके कुछ। इंडिया का मैप अभी बना नहीं है मुझे, सॉरी, पर बना लेना है, आपको सीखना है, मुझे भी, मैं भी सीखूंगा ऐसे ही। तो ऐसे करके आप मानचित्र को, तो क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात नहीं है। मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो आपको नॉर्मल कर लेना है मानचित्र बना के। ठीक है, और उत्तरी मैदान मोटे तौर पर 3 उपभागों में बांटा है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान। अब देखो मेन चीज़ क्या क्या है दोस्तों, क्या क्या बांटा है उत्तरी मैदान को? पंजाब का मैदान। ठीक है, और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बना जाता है। पंजाब का मैदान सिंधु और सहायक नदी द्वारा बना जाता है। तो उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग? पहला है पंजाब का मैदान। क्या है दोस्तों? पंजाब का मैदान। और पंजाब के मैदान में क्या है? इसमें दोस्तों सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है,
ये नदियाँ हैं। और पंजाब के मैदान में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं, वो क्या है, उत्तरी मैदान का एक भाग है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस मैदान में बहुत बड़ा भूभाग जो है पाकिस्तान में स्थित है। और सिंधु उसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो देखो दोस्तों, आपको बता भी देता हूँ उसमें मानचित्र में, देख लो। सिंधु नदी ये रही, इसकी सतलज है, रावी है, झेलम है, सिंधु है। तो ये चीज़ भी बता दी आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद बताया कि मैदान में इस भाग में दुआओं की संख्या देखें। ठीक है, ये बता दिया आपको। फिर बताया गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तिस्ता नदी पर है। पहले पंजाब का मैदान था, फिर गंगा का मैदान। दूसरा कौन सा है? गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान दोस्तों कौन कौन सी नदियां हैं? तो घग्गर है और तिस्ता, ये दोनों नदियां हैं। कौन कौन सी दोस्तों? घग्गर एवं तिस्ता, ये नदी हैं। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं, ये ध्यान देखना है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग हैं, पश्चिमी बंगाल, ब्रह्म। और तीसरा बताया है, तीसरा बताया दोस्तों, ये है ब्रह्मपुत्र वाला। पहला पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा बताया यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके पश्चिम में असम में स्थित है। ये कहाँ पे? असम में स्थित है। ये आपको नॉर्मल चीज़ें बता देख लेनी दोस्तों। तो इस प्रकार ये तीन तीन क्षेत्रों में बांटा उत्तरी मैदान को। कौन कौन सा है आपको बता भी दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे दे रखा है उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः उच्च बच्चों के बिना किसी विविधता एवं समतल स्थल के रूप में की जाती है, और सही नहीं है ये भी। फिर आगे बात करें कि आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में बांटा है। अब ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है ना, ये पूरा वाला, इसको मैं एक बार काम समझा देता हूँ आपको। वो बताया था, वो पहले बताया था, वो तीन भागों में बताया था मोटे तौर पर। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे आकृतिक। अब देखो क्या बताया कि आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में? चार भागों में। उत्तरी मैदान को चार भागों में बांटा है। कौन कौन सी चार भाग है आपको बताता हूँ। पहला है दोस्तों, पहला है भाबर प्रदेश। और भाबर प्रदेश में क्या क्या होता है देखो, तो मोटे कंकड़ होते हैं, मोटे कंकड़ होते हैं, पठार होते हैं, कंकड़ के पठार होते हैं, मोटे कंकड़ के पठार। उसके बाद दोस्तों होता है पर्वतीय, जो पर्वत के पादीय क्षेत्र होते हैं। और इसी के बाद इसमें होते हैं नदियाँ, जो विलुप्त हो जाती हैं बाद में, लुप्त प्राय। और इसमें ये शिवालिक के दक्षिण में ये जो चीज़ें हैं ना सब भावर प्रदेश है। ठीक है, पहला तो भावर हो गया। दूसरा दोस्तों क्या होगा, इसमें दूसरा होगा, इसमें दूसरा होगा तराई प्रदेश। और तीसरा होगा खादर प्रदेश। और चौथा होगा भांगड़ प्रदेश। कौन सा होगा? भागर या भांगड़ प्रदेश। तो पहला भाबर, तराई, खादर, भांगर। ये क्या है? आकृतिक भिन्नता के आधार पर है। तो ये भी चीज़ आपको समझ लेनी है। इस पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ बताइए। आप देख लो, आप इसको पैराग्राफ को पढ़ लो, आपको चीज़ें बता दी फिर। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। अब देख लो आप, जैसे इसमें दे रखा है कि नदियाँ जो हैं पर्वतीय प्रदेशों से नीचे उतरती हैं और शिवालिक की ढाल में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी गुट्टिकाओं में निक्षेपण करती हैं, जिसे भावर कहते हैं। तो मैंने पहले बताया था, पहला कौन सा प्रदेश बताया आपको? भावर। तो भावर प्रदेश में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी गुट्टिकाएँ होती हैं, निक्षेपण करती हैं। और ये सरिताएँ इसमें भावर पट्टी को विलुप्त हो जाती हैं। और इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएँ नदियों में पुनः प्राप्त होती हैं और नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। तो नम और दलदली क्षेत्र किसमें होता है? तराई वाले क्षेत्र में। ये पहले बात की थी हमने, तो भावर की थी। किसकी क्या की थी दोस्तों? पहले बात की थी हमने भावर की थी। ठीक है, पहली बात भावर की। अब बात कर रहे तराई की। तराई में क्या होता है? नम और दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, और वन्य प्राणियों से भरा हुआ जंगल होते हैं,
ठीक है। और बंटवारे के बाद पाकिस्तान वगैरह वगैरह तो नॉर्मल चीज़ बता दी, हटाओ। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग होता है पुराने जलोढ़। वे नदियों और बाढ़ वाले मैदान होते हैं जिनके ऊपर वेदिकाएं होती हैं और इन्हें हम भांगर कहते हैं। तो आपसे पूछ ले पुराने जलोढ़ कौन से होते हैं, तो वो होते हैं भांगर। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं हम बाढ़ वाले प्रदेशों में नए और युवा निक्षेपण होते हैं और खादर होते हैं, और ये बहुत ही उपजाऊ वाले क्षेत्र होते हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा गहन खेती होती है। देखो इसमें चीज़ मेन क्या कहती है, खादर जो है युवा निक्षेप है, भांगर जो है पुराने जलोढ़ है, और जो भावर है ये नम और दलदली वाला क्षेत्र है। उसके बाद हमने बात की थी पहले पहले शुरुआत में तो भांगर की, तो वो शिवालिक वाली ढाल वाले क्षेत्र है, वो भांगर है। तो क्वेश्चन आपको पुराने जलोढ़ से पूछ सकता है, युवा जलोढ़ से पूछ सकता है, पता पूछ भी ये भी सकता है कि दलदली क्षेत्र कौन से क्षेत्र में पाया जाता है उत्तरी मैदान के, तो वो भी बता सकते हैं हम। तो ये मेन चीज़ है इसकी। अब तीसरी बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की, या सॉरी प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार को आगे जाके दो भागों में बांटा है, वो तो आप आगे देखेंगे। खैर इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या सॉरी प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति का है। ये प्रायद्वीपीय पठार को बता देता हूँ आपको, ये वाला एरिया है, ये प्रायद्वीपीय पठार है पूरा, सॉरी प्रायद्वीपीय पठार है पूरा, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे इसका विस्तार भी होगा। ठीक है, तो ये बता दिया। और अब देखो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित सेलों से बना है। अब देखो प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट दे देगा आपको, क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित सेलों से बना है, और ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना हुआ है। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग में एक हिस्सा है, प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है कौन, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इस पठारी को चौड़ी और छिछली घाटियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं और दो भागों में बांटती है, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। देखो तो प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में बांटा है, प्रायद्वीपीय पठार को। ठीक है, आपको बता भी देता हूँ उसको क्या क्या सीन है इसका, और फिर आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। दो मुख्य भाग है इसके प्रायद्वीपीय पठार के। ठीक है, एक है प्रायद्वीपीय पठार का मध्य उच्च भूमि, और दूसरा है दोस्तों कौन सी, दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि क्या चीज़ है देखो, फिर ये पैराग्राफ में पूरी चीज़ यही दे रखी है। मध्य उच्च भूमि में दोस्तों जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार। ठीक है, ये तो ये बात करी है। और इनमें नदियां हैं, इसमें नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये तो बात कर रहे हैं मध्य उच्च भूमि की। ठीक है, अब दक्कन पठार की बात करते हैं। तो पहली बात दोस्तों, दक्कन पठार की बात करते हैं हम, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दक्कन का पठार है दोस्तों, ये क्या है, दक्कन पठार का भाग मतलब क्या बोलते हैं एक प्रकार से, मतलब इसका विस्तार कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, इसको मेन चीज़ ध्यान रखनी है बस। और इसकी मेन चीज़ ध्यान रखने की वजह से क्वेश्चन आपको जभी समझ में आएंगे, इसके जो क्वेश्चन है आपको तभी समझ में आएंगे। और दक्कन का पठार की पहले बात करते हैं, तो इसमें बात करते हैं ये क्या किस आकार का है, तो ये है त्रिभुजाकार का पठार है, त्रिभुजाकार पठार है। ठीक है, इसके बाद जो नर्मदा नदी है इसके दक्षिण में है। ठीक है, और इसमें है सतपुड़ा, महादेव, कैमूर, मेकाल, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं।
किसमें? दक्कन पठार में। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। इसको दो भागों में बांटा था, मध्य उच्चभूमि और दक्कन का पठार। ये बता दिया कि ये उत्तर में था, ये दक्षिण में था, ये त्रिभुजाकार वगैरह वगैरह था। ये चीज़ आगे बताएंगे इसमें, ठीक है, यही चीज़ आगे बताने वाले हैं हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है कि नर्मदा के नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतम भागों में फैलाया उसे मध्य उच्चभूमि कहते हैं। वो आपको मैंने ऊपर ही बता दिया था। और विंध्य श्रृंखला पर्वत दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, उत्तर पश्चिम अरावली श्रृंखला से घिरी हुई है। और पश्चिम में वह धीरे धीरे राजस्थान के बलुए पथरीले मरुस्थल में गिरा हुआ है। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? तो देखो, मध्य उच्चभूमि में चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, और दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार बता दिया। मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सकड़ी भी है। और इस पठार के पूर्वी विस्तार में स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के नाम से भी जानते हैं। और इसका विस्तार दामोदर नदी के अपवाह छोटा नागपुर को दर्शाता है। अब मध्य उच्चभूमि की बात करते हैं। देखो यहाँ देख लो, मध्य उच्चभूमि ये जब वाला ये क्षेत्र देखो, ये वाला पूरा क्षेत्र है नर्मदा के उत्तर वाला क्षेत्र, नर्मदा के उत्तर वाला क्षेत्र ये वाला, ये मध्य उच्चभूमि यहाँ तक, ठीक है, ये वाला मध्य उच्चभूमि है। अब बात करते हैं हम दोस्तों दक्कन के पठार की। इसी का दूसरा पार्ट है दक्कन का पठार। अब दोस्तों दक्कन का पठार की बात करते हैं ना, ये दक्कन का पठार है, इसकी हम बात करते हैं जैसे ही। देखो दोस्तों, ये पहली बात तो त्रिभुजाकार है। कौन कैसे इसकी आकृति कौन सी है दोस्तों? तो ये पहली बात तो इसका त्रिभुजाकार है आकृति, जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। और उत्तर में इसके चौड़े आधार में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर पहाड़ियाँ, मेकाल पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी रूप में है, पूर्वी विस्तार है इनका। महादेव की बात कर रहे हैं, सतपुड़ा, महादेव, ये सभी इसके क्या है? दक्कन पठार। देखो लिख भी रहा है इसमें दक्कन का पठार, और तीसरा 3 नंबर लिख भी रहा है इसमें, ये दक्कन का पठार दे रखा है पूरा ये वाला। तो ये चीज़ बताइए इसमें बस। आगे बढ़ते हैं, और मानचित्र में चीज़ दखा हुई रखी है। दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार है, पश्चिम में ऊंचा, पूर्व में कम ढलान वाला है। इस पठार के उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में मेघालय या कार्बी एंग्लोंग पठार भी कहते हैं। और यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार को अलग होता है। पश्चिम में से पूरब की ओर 3 श्रृंखलाएं, गारो, खांसी और जयंतियाँ। ये भी देख लो आप नॉर्मल मैप को तो बार बार देखो, गारो, खांसी और जयंती, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि दक्षिण पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरों पर क्रम से पूर्वी और पश्चिमी घाट है। ये हम बात कर रहे हैं दक्षिण पठार के पूर्व में, तो पश्चिमी और पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो पूरी चीज़ बताइए मैप के द्वारा ही आपको क्लियर होगी। मैप को आप देखो बार बार, उसके बाद आंसर आपका निकलता जाएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी के समांतर, पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, और वह सतत है, और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही काटा जा सकता है। और भारत में भौतिक मानचित्र में देखेंगे तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ये तो है दोस्तों पूर्वी घाट, ये बात कर रहे हैं हम यहाँ की। तो ये भोर घाट, पाल घाट, जो भी घाट हैं, ये इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। अब देखो दोनों में अंतर देखो, पश्चिमी घाट यहाँ बात कर रहे हैं पूरे पश्चिमी घाट की एवं पूर्वी घाट की, इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बताया कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, और पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी के दक्षिण में और नीलगिरी तक है, और पूर्वी घाट का विस्तार जो है सतत नहीं है, सॉरी, यह अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इसकी काट दिया जाता है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल को आर्द्र हवा से टकराती है। उठने पर
उठने के कारण पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नाम हैं और पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ये पूरी चीज़ बताइए पैराग्राफ में, यह आपको लिख लेनी है, नॉर्मल चीज़ समझ लेनी है। फिर हम बात करते हैं कि इस भाग में कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो अन्नूमलाई, अन्नूमुडी, डोडाबेटा, और पूर्वी घाट में सबसे ऊंची है मेहंदगिरी। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय, जेवाड़ी और ऊटी, जिसे हम उडगमंडलम कहते हैं। उसके बाद कोयिनलाल, जिसे हम पर्वतीय स्थिति में जानते हैं। अब इसके बाद देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन 2021 में प्री में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2021 की प्रीलिम्स में पूछा गया था यूपीएससी में, जो अभी फैक्ट आ रहा है, जो यूपीएससी 2021 की प्रीलिम्स में पूछा गया था यही क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था देखो, आपको क्वेश्चन बताऊंगा पहले कि प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा और दक्कन ट्रैप के नाम जानी जाती है। अब देखो क्वेश्चन पूछा था कि जो काली मृदा होती है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, यही क्वेश्चन था। देखो इसमें दे रखा है कि काली मृदा दक्कन ट्रैप है उसका नाम जानते हैं, उसकी जो उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी से होती है। तो यही क्वेश्चन था वहाँ पे, किससे होती है, तो ज्वालामुखी के कारण होती है। और क्वेश्चन यही था, उसका आंसर ये था। ठीक है, तो इस प्रकार प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे फैक्ट पूछे गए हैं, बारीकी से पढ़ना है आपको चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, और इसकी सेल जो है आग्नेय है और वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन से होता है। और काली मृदा का जो निर्माण इन्हीं से हुआ है। अरावली पर्व की जो पहाड़ियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ठीक है, अभी हमने बात की थी पूर्वी और पश्चिमी घाट की दोस्तों, तो नॉर्मल सी चीज़ समझ लेते हैं इनके बारे में। क्या समझ लेते हैं, जैसे नॉर्मल चीज़ समझ लेते हैं। ये तो हो गया पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये हो गया पूर्वी। देखो क्या क्या चाहिए इसमें है कि ये 900 1600 मीटर की ऊंचाई है इसमें। ठीक है, ऊंचाई में, और इसमें कितनी दोस्तों 600 मीटर। ठीक है, फिर इसका विस्तार देखते हैं हम, तो इसका विस्तार है सतत, लगातार, और इसका हुआ है अपर्दन के कारण, जो कटाव हुआ उसकी वजह से हुआ। ठीक है, यहाँ पे पर्वतीय वर्षा होती है, इधर कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ऊंचाई है उत्तर से जो दक्षिण है की ओर बढ़ती जाती है, ये हम बात करें पश्चिमी घाट की। और इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं इनको ध्यान रखें आप। पहली बात प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसमें अन्नाई मुड़ी, इसकी सबसे ज़्यादा वो है, फिर डोडा बेटा वगैरह वगैरह करके। तो ये तो बात करें पश्चिमी घाट की। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और उसकी ऊंचाई भी देख लेना है, और अपर्दन के कारण होता है सब वगैरह वगैरह। तो पश्चिमी पूर्वी घाट की थोड़ी सी विशेषता है, इनको आपको समझ लेना है। और ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग है, सब चीज़ जो है अभी तक हम चीज़ें देखी हो प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। तो प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ आपको क्वेश्चन भी बता दिया मैं प्रीलिम्स का, यहाँ से क्वेश्चन भी आया था 2021 में, वो बता दिया आपको। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की दोस्तों। अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की, तो इसमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है समझाने लायक, इसको आपको रीडिंग कर लेनी है, थोड़ी सी देख लेते हैं कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। अब आपको मैप में बता भी देता हूँ इसकी लोकेशन। तो देखो ये है थार का मरुस्थल, बोला भी था इसमें पैराग्राफ में कि उत्तर में, अरावली के उत्तर में स्थित है। चौथा भाग जो है थार का मरुस्थल। ठीक है, और बालू के टिब्बों से ढका हुआ है, तरंगित मैदान है, और इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। किसमें? थार के मरुस्थल में। और इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में सरिताएं दिखती हैं, जिसके कारण ये मतलब फिर से
वो हो जाती है। उसके बाद बताया कि लूनी यहाँ की सबसे बड़ी क्या है, एक प्रकार से नदी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर बताया बरखान, जो अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं, वो उनका विस्तार होता है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या क्या विशेषता देखी हमने। अरावली, पहली बात तो ये दे रखा है। ये पहली बात तो ये अरावली के पश्चिम में क्या है, तो ये अरावली के पश्चिम में वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और उसके दूसरे पार्ट में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात है इसमें वर्षा की बात करते हैं, तो वर्षा यहाँ पर 15 से 20 सेंटीमीटर ही होती है, 25 सेंटीमीटर। नदी में यहाँ पे लूनी नदी है, और वरखान यहाँ के क्या बोल सकते हैं प्रकार से इतला करती है यहाँ पे, वरकान, वो चीज़ बताइए। तो ये कि रेगिस्तान की बात कर दी हमने। अब पांचवा पार्ट आता है दोस्तों रेगिस्तान के बाद, तटीय मैदान। तटीय मैदान में देखते हैं हम कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टिका का विस्तार है, और पश्चिम में अरब सागर के लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र का मतलब है, तटीय क्षेत्र का मतलब है ये भूलाफल क्षेत्र, तट है जो समुद्र के तट अड़ रहा है, जो चाहे पूर्वी या पश्चिमी घाट दोनों तरफ से ही बात कर रहे हैं, पर ये क्या सकड़ा है बहुत ही, ये बताया। और आगे देखते हैं कि पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा है। तट के उत्तरी भाग को कोकण को बात करते हैं मुंबई और गोवा के मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, दक्षिण में मालाबार तट। ये किसकी बात कर रहे हैं, पश्चिमी तट की। देख लो तो आप यहाँ पे भी, यहाँ मैप में देखो तुरंत ही, देखो कोकण, फिर दे रखा है यहाँ पे कोकण के बाद इधर देखा मालाबार तट, और बीच में कौन सा दे रखा था, सॉरी एक बार देख लो यहाँ पे, बीच में क्या दे रखा था दोस्तों, कन्नड़ मैदान। तो ये भी दे रखा था, आपको समझ लेना है, ठीक है। फिर बात करते हैं बंगाल खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा है और समतल है। इसमें भी देखो अंतर है, वहाँ संकीर्ण है और यहाँ देखो चौड़ा है। यहाँ पे उत्तरी भाग में इसके उत्तरी सरकार है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल के साथ है। इसमें बड़ी नदियाँ हैं महानदी और गोदावरी नदी, कृष्णा और कावेरी विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और चिल्का जो झील है पूर्वी तट पर स्थित है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। फिर इस चिल्का झील के बारे में थोड़ा सा बता भी दिया, इंट्रोडक्शन भी दे दिया यहाँ पे। क्या आप जानते हैं कि चिल्का झील है जो है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये उड़ीसा की जो है महानदी के डेल्टा दक्षिण में स्थित है। अब देखो पूरी बात की गई थी हमने, देखो उत्तरी सरकार, यहाँ देख लो कोरोमंडल तट, महानदी आ रही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब चीज़ें बताई है कि। उससे एक चीज़ ध्यान रखना, इससे नदियों का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नदियों का भी आता है कि आपसे क्वेश्चन करके पूछ लेगा कि महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी कहाँ गिरती है, या फिर ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए कावेरी कृष्णा गोदावरी या महानदी का। मतलब क्वेश्चन को कैसे भी घुमा करके आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, तो वो भी चीज़ ध्यान रखें आप, ठीक है। अब बात करते हैं छठा भाग जो है द्वीप समूह की। द्वीप समूह की बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि भारत की मुख्य स्थल भूमि अत्यधिक विशाल है। ये तो आपको पहले शुरुआत में बता दिया। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि द्वीप समूह इंडिया में 2 ही हैं। क्या है दोस्तों, इंडिया में 2 द्वीप हैं। पहला केरल के मालाबार तट पर स्थित है, जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। द्वीपों का एक समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। अब देखो आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे पूछेगा कि द्वीपों का एक छोटा समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, तो कौन सा है वो, लक्षद्वीप है। इसको पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जानते थे। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। 32 वर्ग किलोमीटर छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप इसकी क्या प्रशासनिक मुख्यालय। फिर इस द्वीप समूह में पादप जंतु बहुत सारे प्रकार के हैं, और पिटली द्वीप
जहाँ पर मनुष्य भी निवास नहीं करते, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी अभयारण्य, पश्चिम पक्षी जो अभयारण्य यहीं पर है, पिटली द्वीप का, और ये है लक्षद्वीप में स्थित है। तो देखो लक्षद्वीप की 3 चीज़ें समझ में आई मेरे। एक चीज़ आई कि ये क्या है, प्रवाल वृत्ति वाला द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल वृत्ति वाला द्वीप है। दूसरी चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे जो कावारती जो है, इसकी प्रशासनिक मुख्यालय। तीसरी बात आई कि पिटली द्वीप इसी में स्थित है और यहाँ पर कुछ भी लोग निवास नहीं करते, केवल अभ्यारण्य है, यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य वो है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर और दक्षिण की तरफ में द्वीपों का श्रृंखला फैली हुई है, इसको भी ध्यान दें। और जो श्रृंखला है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है और बहुत बिखरे हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। और द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा है, एक अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह द्वीप समूह पर्वत श्रेणियों का शिखर है। यह द्वीप समूह सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप बहुत ही अधिक विविधता वाले पादप हैं। ये नॉर्मल चीज़ समझ लेती है। और सबसे बड़ी बात है यानी क्लाइमेट की, तो ये जो द्वीप है दोस्तों, ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवत रेखी है और घने जंगल आच्छादित है। तो यहाँ के क्लाइमेट को लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में ऐसा कौन सी जगह है या कौन सा द्वीप है, या कुछ भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि जहाँ पर विषुवत रेखा के समीप है, स्थित है। ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है प्रीलिम्स। और इसमें 2018 में क्वेश्चन भी पूछा था कि भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में, जिसे हम बैरन द्वीप में स्थित है। ये क्वेश्चन मतलब फैक्ट करके क्वेश्चन आया था, कथन करके क्वेश्चन आए थे, उसमें पूछा था। ठीक है, फिर नॉर्मल चीज़ देख लेनी है आप। ठीक है, यहाँ आपको नॉर्मल पढ़ लेनी है। और फिर आगे की चीज़ें बताता हूँ। तो ये किस प्रकार महत्वपूर्ण, देखो तो भू आकृतिक विभागों का विस्तार जो विवरण है, प्रत्येक विशेषताएं स्पष्ट कर देती हैं और एक दूसरे के पूरक हैं ये विभाग। फिर बताया कि उत्तरी पर्वतीय जल एवं वनों स्रोतों के लिए, उत्तरी पर्वत जो है किस किस के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये महत्वपूर्ण है देखो वनों के लिए। उत्तरी मैदान जो है अन्न भंडार के लिए। पठारी भाग जो है किसके लिए, तो खनिज भंडारों के लिए। मत्स्यपोत तटीय क्षेत्र जो मत्स्यपोत और संबंधित कार्यकलापों के लिए। इस प्रकार विभिन्न भौतिक प्रक्रिया जो भविष्य के लिए अनेक संभावना देता है। तो ऐसे बताया कि किस प्रकार की जो मैदान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। फिर बताया है कि तटीय क्षेत्र किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। इसके बाद एक थोड़ा सा एक ये और रह गया, ये प्रवाल के बारे में। ये प्रवाल पिपस पॉलिप्स कम समय पर जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। पॉलिप्स मतलब कम समय तक जीवित रहने वाले प्राणी हैं जो एक समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं और ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रवाल रोधिका, दूसरी होती है तटीय प्रवाल वृत्ति, और तीसरा होता है प्रवाल विलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर द्वीप है वो प्रवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है। और प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार और हॉर्स आकार के होते हैं। तो ये भी चीज़ आपको बता देती है। इसके बाद दोस्तों हम आपको बता देते हैं 2022 में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा था आपसे 2022 में, आपको बताते हैं क्या बोलते हैं वो, जो हिमालय वाला क्षेत्र से पूछा था। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए। शिखर दे रखे हैं, फिर पर्वत दे रखा था। शिखर दे रखा है नामचा वर्मा पर्वत, मामचा पर्वत, नंदा देवी, नौक रेख। अब देखो आपको मानचित्र में बताता हूँ ये 3 जगह। नौक रेख, देखो आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ जो तीनों चीज़ दे रखी है 2022 के वाले क्वेश्चन में। देखो दोस्तों ये देखा तो देखो नामचा बरुआ पर्वत चोटी, और एक ये दे रखा है नंदा देवी, यहाँ पर होगा नंदा देवी। और एक था नौकरेगी, ये तो मेरे को दिख भी नहीं रहा यहाँ पे, यही होगा कछु, कहीं पे भी हो सकता है, दिख नहीं रहा इसमें। चलो फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में।
वो तीनों देख रखे थे क्वेश्चन में, देखो क्या दे रखा है, नौकरी, फिर दे रखा है इनके पर्वत दे रखे हैं, और क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त में से कौन सा सम्मिलित है। ठीक है, ये है यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है, यदि आपको पता हो कि नामचा बरुआ पर्वत जो है, नामचा बरुआ पर्वत के बारे में पता है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, नामचा बरुआ पर्वत जो है ये क्या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे हम पूर्वी हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और गढ़वाल हिमालय जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो ये दे रखा है ना, ये गढ़वाल हिमालय, ये तो है किसमें दोस्तों? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, और ये चीज दे रखी है ना नामचा बरुआ, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये जो शिखर है ये अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार दोस्तों ये इसका सम्मिलित नहीं है, ये इसका तो नहीं है। ठीक है, देखो एक हटा दो, एक हटाया हमने, बचे दो ऑप्शन। फिर नंदा देवी दे रखा है, और नंदा देवी में दे रखा है कामाऊ हिमालय। तो नंदा देवी दे रखा है, फिर दे रखा है कामाऊ हिमालय। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, नंदा देवी जो है ये क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। और जो कमायू हिमालय ये भी उत्तराखंड का हिस्सा है। तो ये इसका कमायू हिमालय, ये तो सही है दो। अब तीन को देखते हैं। अब दो सही है दोस्तों, अगर दो सही है तो फिर ऑप्शन बचे क्या है, केवल तीन, केवल दो। तो दो सही है तो फिर दो ही आंसर इसका। नौकरेक जो है दोस्तों, ये नौकरेक जो है ये कहाँ पर है, मेघालय राज्य में। और यहाँ क्या दे रखा है, सिक्किम हिमालय। तो ये इस प्रकार ये भी गलत। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन देख लो आपको कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं घुमा फिरा के। उससे कई क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं, यही क्वेश्चन बने, ये तो आपको बताया नॉर्मल चीज़ें। और दोस्तों जो हमने ये यूनिट पढ़ी आज, भारत का भौतिक स्वरूप, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब चैप्टर था। और उसमें आपने बहुत बारीकी से पढ़ा था, हमने एक एक पैराग्राफ पढ़ा था और फिर बताया था किस प्रकार आपको चीज़ें याद रखनी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि जिस समझ में आई होगी दोस्तों आपको, और इसी प्रकार आगे भी हम अच्छा मतलब कंटेंट लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ेंगे क्वेश्चनों को, मतलब चैप्टर को, तब चीज़ें आपको और समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आई होगी, और आगे भी हम इस प्रकार की चीज़ें ध्यान रखेंगे कि आपको जो प्री वाई के क्वेश्चन के हिसाब से चैप्टर पढ़ाएं फिर। तो दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने।